वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी है उसके सेकंड लेक्चर के बारे में बात करेंगे। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट और सर्किट डायग्राम्स कवर कर दिया था। तो व्हाट आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस लेक्चर, दैट इज़ हम लोग सबसे पहले ओम्स लॉ के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर और हमारा जो रेजिस्टेंस है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उसके बारे में बात करेंगे। ओम्स लॉ हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। फिर हम लोग रेजिस्टिविटी के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज़ रेजिस्टिविटी। उसी तरीके से हम लोग एलॉयज़ के बारे में बात करेंगे और सुपर कंडक्टर्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डेट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि हम लोग दो वेज में देखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेक्चर के लास्ट टॉपिक में एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ को समझने से पहले सबसे पहले जो है आप लोगों को इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ओम्स लॉ है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन को इस्टेब्लिश करता है। तो इस रिलेशन को हम लोग जो है सबसे पहले एक एवरीडे लाइफ एग्जांपल से समझेंगे। तो सपोज हम लोगों ने क्या किया है कि हमारी जो ये बीकर ए है, ये बेसिकली इसके पास क्या है, हाई पोटेंशियल है, और हमारे पास बीकर बी है जिसका पोटेंशियल लो है। अगर हम लोग जो है इसको जो है मेटेलिक वायर और कंडक्टर से जो है कनेक्ट करा देते हैं तो क्या होगा, बेसिकली हमारे चार्जेस का मूवमेंट होने लगेगा। बेसिकली यहाँ से क्या होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक हमारा जो है चार्जेस का फ्लो होने लगेगा। तो ये तब तक फ्लो होगा जब तक हमारा जो है इक्विलिब्रियम नहीं मेंटेन हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग अपने सेकेंड एग्जाम्पल में देखें कि यहाँ पे भी हम लोगों के पास एक बीकर है और ये इसका पोटेंशियल हाई है, बट एज़ कम्पेयर टू बीकर बी इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस में ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर हम लोग यहाँ से अगर चार्जेस का फ्लो कराएंगे तो यहाँ पे बहुत कम टाइम में क्या होगा कि हमारे जो है चार्जेस जो हैं एक दूसरे के इक्विलिब्रियम कंडीशन को शो कर देंगे। इन दोनों केस फर्स्ट और केस सेकेंड से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अगर हमारी बॉडीज़ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो क्या हमारे जो चार्जेस हैं उनका फ्लो ज़्यादा होगा। अगर हमारी बॉडीज़ के पोटेंशियल डिफरेंस में कम अंतर होगा तो वहाँ से क्या होगा कि हमारा जो फ्लो ऑफ चार्जेस हो वो कम होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कह सकते हैं, तो अगर हम लोग देखें इन केस फर्स्ट एंड सेकेंड, द ग्रेटर द पोटेंशियल डिफरेंस द ग्रेटर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। जितना ज़्यादा हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस का मूवमेंट होगा। और हम लोगों को पहले से ही पता है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस बेसिकली क्या होते हैं, मींस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है, दैट इज़ कॉल्ड करंट। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। सो वी कैन से दैट द ग्रेटर द पोटेंशियल डिफरेंस द ग्रेटर द इलेक्ट्रिक करंट। जॉर्ज साइमन ओम, जो कि हमारे एक जर्मन फिजिस्ट हैं, इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने एक रिलेशनशिप दिया था हमारे पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम लोग वोल्टेज कहते हैं और करंट के बीच में। तो इन्होंने क्या बोला कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हमारा टेम्परेचर जो है कांस्टेंट होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टूडेंट्स हमेशा इसको भूल जाते हैं, लेकिन आप लोगों को ये हमेशा लिखना है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स ऑफ ए कंडक्टर और ए मेटेलिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। अभी हम लोगों ने देखा कि अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मींस दैट इज पीडी, जिसको हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं, ये ज़्यादा होगा तो हमारा करंट भी ज़्यादा होगा। अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो हमारा करंट भी कम होगा। तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं, इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग एक कांस्टेंट को लाएंगे दैट इज़ R। इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कांस्टेंट को हम लोग बेसिकली रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोगों के पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा R इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई I। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बेसिकली रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ potential difference, means it is defined as the ratio of potential difference and the amount of current flow through wire, and हमारा जो रेजिस्टेंस होता है ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है। अब हम लोग जो है वोल्टेज और करंट का ग्राफ देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि V इक्वल्स टू IR बाई ओम्स लॉ हम लोगों ने फाइंड किया था। तो अगर हम लोग यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू देखें तो R इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई I होगी। तो यहाँ से इसका कर्व कुछ इस तरीके से होगा जो कि यहाँ पे हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन देगा। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। बेसिकली रेजिस्टेंस होता क्या है कि जब हमारा जो है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तो क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या करता है,
कोलाइड करता है, मीन्स यहाँ से जब इनका फ्लो होगा तो ये एक दूसरे से कोलाइड करेगा। इस कोलिजन की वजह से क्या होता है, इट क्रिएट्स एन ऑब्स्ट्रक्शन और अपोजिशन। ये क्या करता है, एक बाधा क्रिएट करता है हमारे इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए थ्रू द कंडक्टर। सो वी कैन से दैट द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट कॉल्ड रेजिस्टेंस। कंडक्टर की वह प्रॉपर्टी जो क्या करती है, करंट को अपोज करती है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस बोल देते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। हमारे रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम होती है, जिसको हम लोग जो है ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो वी नो दैट आर इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाई। हम लोगों ने अभी फॉर्मूले से क्या फाइंड किया था कि हमारा आर जो होता है वो वोल्टेज और करंट का रेशियो होता है। कभी कभी हम लोगों से पूछ दिया जाता है डिफाइन 1 ओम, तो हम लोग क्या करते हैं 1 ओम को किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड 1 एम्पेयर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू इट। अगर हम लोग यहाँ पे 1 वैल्यू पुट कर दें वोल्टेज की और करंट की, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हम लोगों को रेजिस्टेंस 1 ओम मिल जाएगा। तो इसकी अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो जब हमारा किसी भी कंडक्टर में जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 होगा और उसमें 1 एम्पेयर ऑफ करंट फ्लो करेगी, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग 1 ओम बोल देते हैं। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। अब हमारा जो रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स बाय साइंटिस्ट, तो जब साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करे तो उन्होंने क्या पाया कि जो रेजिस्टेंस होता है हमारे कंडक्टर का वो बेसिकली 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो यहाँ पे हमारा जो लेंथ होती है कंडक्टर की, मीन्स हमारा जो है रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मीन्स जितना ज़्यादा हमारे वायर की लेंथ होगी या जितनी ज़्यादा कंडक्टर की लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। पॉइंट क्या है, इफेक्ट ऑफ एरिया। हमारा रेजिस्टेंस में एरिया का क्या इफेक्ट होता है, तो हमारा रेजिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे एरिया के। अगर हमारा एरिया ज़्यादा होगा तो हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। क्या होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो हमारे जितने भी कंडक्टर्स होते हैं बेसिकली, अगर हम लोग उनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनका क्या होता है, उनका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया कि जितने भी हमारे अलॉयज होते हैं लाइक निक्रोम, कॉन्स्टेंटन एंड मैंगेनिन आर अनअफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। हमारा जो भी अलॉयज होते हैं उनमें टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। हमारा फोर्थ फैक्टर क्या है, इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ मटेरियल। सो सम मटेरियल क्रिएट्स लेस ऑब्स्ट्रक्शन बट सम क्रिएट्स ए लॉट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स हमारे कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करके वो फ्लो होने में, और कुछ मटेरियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या हम लोग कहें इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए बेसिकली कम हिंड्रेंस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम लोग कॉपर को देखें तो कॉपर जो है हमारा लेस ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, और हमारा सिलिकॉन जो होता है वो क्या करता है, वो ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है। अब ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ द ज्योमेट्री। हमारा जो भी केमिकल सब्सटेंस होगा ये उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की उसके पास अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, जिससे वो क्या कर रहा है कि वो हमारे मटेरियल को रेजिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्ट कराने में हेल्प कर रहा है। अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन कर दें, दैट इज़ हमारा जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, और हमारा रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ वायर होता है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, दैट इज़ आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो अगर हम लोग यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हम लोग क्या लेके आते हैं, हम लोग एक कांस्टेंट को लेके आते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, और इसका नाम क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। तो अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, अब हम लोग रेजिस्टिविटी के बारे में बात करेंगे, दैट इज रो इक्वल्स टू आर ए डिवाइडेड बाई एल। सो रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच मेजर्स द इलेक्ट्रॉन हिंड्रेंस कैपेसिटी। मीन्स रेजिस्टिविटी क्या होती है, बेसिकली एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे मटेरियल क्या करता है, हमारा जो मटेरियल होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपोज करता है, मीन्स वो जो हमारे चार्जेस होते हैं उनके फ्लो को अपोज करता है। और जब हम लोगों ने रेजिस्टेंस की बात करी थी तो वहाँ पे रेजिस्टेंस क्या कर रहा था, वो कंडक्टर की कैपेसिटी थी, और हमारा जो रेजिस्टिविटी है ये बेसिकली क्या है, ये हमारे मटेरियल की कैपेसिटी है कि वो कितना चार्जेस को अपोज कर सकता है। तो जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, और जितनी कम रेजिस्टिविटी होगी उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। सो वी कैन से दैट द मटेरियल हैविंग लो रेजिस्टिविटी आर कॉल्ड कंडक्टर्स,
तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो मटेरियल जिनकी रेजिस्टिविटी जो है कम होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है हमारे जो चार्जेस का फ्लो क्या होता है, ईजिली होता है। और मटेरियल्स हैविंग हाई रेजिस्टिविटी आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, और ऐसे मटेरियल्स जिनकी जो है रेजिस्टिविटी हाई होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्जेस जो होता है ईजिली अकर नहीं होता है। तो बेसिकली अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ से रो की मीन्स रेजिस्टिविटी की यूनिट को फाइंड करेंगे। तो हम लोगों के पास रो इक्वल्स टू आर ए डिवाइडेड बाई एल होता है। तो आर की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, और एरिया हमारा क्या होता है, मीटर स्क्वायर में होता है, और लेंथ हमारी किस में होती है, मीटर में होती है। तो यहाँ से हम लोग मीटर को अगर कैंसिल आउट कर दें तो हम लोगों को रो की एसआई यूनिट क्या मिल जाएगी, दैट इज़ ओम मीटर। तो हमारी रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है। तो अब हम लोग रेजिस्टिविटी के बारे में कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। दैट इज रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ और थिकनेस। हम लोगों का रेजिस्टेंस क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ, थिकनेस, टेम्परेचर और नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। हमारी जो रेजिस्टिविटी होती है ये बेसिकली क्या करती है, क्योंकि एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है तो मटेरियल का नेचर पे डिपेंड करती है और मटेरियल हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ये लेंथ और थिकनेस पे डिपेंड नहीं करती। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ऑल द मेटल्स हैव लो रेजिस्टिविटी, हमारे जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी लो होती है क्योंकि दे आर गुड कंडक्टर्स, और जितने भी कंडक्टर्स होते हैं उनकी क्या होती है, अभी मैंने बताया कि जो भी कंडक्टर्स होंगे उनमें क्या होगा, उनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ऑल द एलॉयज हैव हाई रेजिस्टिविटी, अब जितने भी हमारे एलॉयज होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। अब एलॉयज के बारे में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ओम्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे और रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के ऊपर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स विच आर बेस्ड ऑन ओम्स लॉ। तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए वायर कैरिंग 2 एम्पेयर करंट इज 0.1 वोल्ट, फाइंड द रेजिस्टेंस। तो अगर हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज हम लोगों को अगर V गिवन है, V इक्वल्स टू 0.1 वोल्ट, और करंट हम लोगों को I कितना दे रखा गया है, 2 एम्पेयर दे रखा गया है। तो यहाँ से अगर हम लोग ओम्स लॉ का यूज़ करें तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, V इक्वल्स टू आई आर। तो अगर हम लोग यहाँ से R की वैल्यू को फाइंड करें दैट इज़ R इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई I इक्वल्स टू V हमारा कितना दिया गया है, 0.1 दिया गया है, और I हम लोगों को कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो अगर हम लोग इसको हटाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा 0.05 ओम। तो R की वैल्यू हम लोगों की कितनी आ जाएगी, 0.05 ओम। तो इस तरीके से हम लोगों ने बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। अब हम लोग थोड़े कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल की बात करेंगे। दैट इज एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज ए करंट ऑफ 3.4 एम्पेयर फ्रॉम द 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। What will be the electric current drawn when connected in 110 वोल्ट सप्लाई लाइन। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक हमारी इलेक्ट्रिक आयरन है, मीन्स हम लोगों के पास एक प्रेस है बेसिकली, वो कितना करंट ले रही है, वो 3.4 एम्पेयर का करंट जो है ले रही है, उसको बेसिकली 220 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। अब बोल रहा है कि अगर जो है हमारी जो इलेक्ट्रिक आयरन है इसको अगर हम लोग 110 वोल्ट की सप्लाई लाइन से, मीन्स अगर हम लोग 110 वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो ये जो है इसमें कितना इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारी इलेक्ट्रिक आयरन जो है ड्रॉ करेगी जब ये 110 वोल्ट की सप्लाई लाइन में होगी। तो यहाँ से हम लोगों को करंट कितना दिया गया, I इक्वल्स टू 3.4 एम्पेयर, और हम लोगों को वोल्टेज कितना दिया गया है, 220 वोल्ट। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, रेजिस्टेंस फॉर्म करेंगे बाई ओम्स लॉ का यूज़ करके। दैट इज़ V इक्वल्स टू आई आर हो जाएगा हमारा, और R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई I। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो V हम लोगों को कितना दिया गया है, 220 वोल्ट, और I की वैल्यू कितनी दी गई, 3.4। तो यहाँ से हम लोग अगर 2 से काट दें तो 110, 1.7 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे कर देंगे, और 17 से एग्जाम लोगों के पास बेसिकली कितना आ जाएगा, 102। तो हम लोगों को यहाँ कितना बचेगा, 8 बचेगा, और ये 80 आ जाएगा। तो 80 कितना आएगा, 17 4 जा 68, दैट इज़ हम लोगों के पास 12 बच जाएगा, हम लोग कैरी लेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64.7, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64.7। तो अब हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने यहाँ से R की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। अब क्वेश्चन हम लोगों को सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है कि अगर हम लोगों को वोल्टेज 110 वोल्ट दिया हो और हम लोगों ने रेजिस्टेंस तो फाइंड ही कर लिया, दैट इज 64.7 ओम, तो हमारा करंट कितना होगा, 64.7 ओम, और हम लोगों के पास हमारा वोल्टेज कितना है, दैट इज़ 110 वोल्ट। तो यहाँ से अगर हम लोग करंट फाइंड करेंगे तो V इक्वल्स टू आई आर बाई यूजिंग ओम्स लॉ, आप लोग लैंग्वेज लिख दीजिएगा। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, V डिवाइडेड बाई R। तो I इक्वल्स टू V कितना है, 110 वोल्ट, और हमारा R कितना है, 64.7।
तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास आई करंट कितना आ जाएगा 1.7 एम्पेयर। तो हम लोगों के पास करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो हम लोग 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन ले रहे थे तो हम लोगों के पास कितना एम्पेयर आ रहा था, करंट 3.4 एम्पेयर आ रहा था। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग जो है अगर 110 वोल्ट की सप्लाई लाइन ले रहे हैं तो हम लोगों के पास करंट कितना मिल रहा है, हम लोगों को जस्ट हाफ करंट मिल रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये हमारा ओम्स लॉ को भी वेरीफाई कर रहा है। अब हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स जो कि हमारी रेजिस्टिविटी पे बेस्ड है उनके बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। तो हम लोगों को यहाँ पे लेंथ कितनी दे दी गई है, 2 मीटर दे दी गई है। एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। हम लोगों के पास एरिया कितना है 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। और रेजिस्टेंस हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम। और यहाँ से हम लोगों को रेजिस्टेंस भी दे दिया गया है 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम। तो हम लोगों को यहाँ से क्या फाइंड करना है, रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है। तो हम लोगों को पता है R इक्वल्स टू रो ले होता है, रो एल ए। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, रो क्या आ जाएगा हमारा, रो इक्वल्स टू R A डिवाइडेड बाई L। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो हम लोगों को R दिया गया है 2 इंटू 10⁻⁻2, ए हम लोगों को दिया गया है 1.7 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई लेंथ हम लोगों को दे रखी गई 2 दे रखी गई। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों के पास रेजिस्टिविटी कितनी आ जाएगी 1.7 इंटू 10⁻⁻2 और -6 को हम लोग ऐड करेंगे तो 10⁻⁸। और रो हमारी क्या होता है, ओम मीटर। तो हम लोग यहाँ पे SI यूनिट हम लोग जरूर लिखेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे SI यूनिट नहीं लिखेंगे तो हम लोगों का आधा मार्क्स या 1 मार्क्स टीचर काट सकता है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, ए 6 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड बाय फोल्डिंग। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या दे रखा गया है, हम लोगों को रेजिस्टेंस दे रखा गया है 6 ओम और एक वायर दे रखा गया है। अब ये क्या बोल रहा है कि जब ये अपनी इंडिविजुअल कंडीशन में था उसके पास बेसिकली 6 ओम रेजिस्टेंस था और अब इसको क्या कर दिया जा रहा है, इसको डबल्ड कर दिया जा रहा है, मीन्स इसको फोल्ड कर दिया जा रहा है। तो जब इसको फोल्ड किया जाएगा तो इसका साइज़ कम हो जाएगा, मीन्स इसकी लेंथ जो है L/2 हो जाएगी। और इसका जो एरिया है, मीन्स ये एरिया जो है बढ़ जाएगा, हमारे पास एरिया 2A हो जाएगा और हमारी लेंथ जो है L/2 हो जाएगी। तो मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं तो R इक्वल्स टू रो एल ए। तो ये फर्स्ट इक्वेशन से क्या मिल जाएगा, 6 इक्वल्स टू रो एल ए, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। और सेकंड कंडीशन में क्या होगा कि हमारी यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा रेजिस्टेंस तो हम लोगों को फाइंड करना है। तो R हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे, रेजिस्टिविटी हमारी कांस्टेंट रहेगी और लेंथ हमारे वायर की क्या हो रही है 2 टाइम्स कम हो रही है और एरिया कितना हो रहा है 2 टाइम्स बढ़ रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करें तो रो से रो कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली हम लोग के पास क्या होगा 1/1 डिवाइडेड बाय 4। तो ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो बेसिकली हम लोगों को क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। तो हम लोगों के पास R की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/4 दैट इज इक्वल्स टू 3/2 ओम। तो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी 1.5 ओम। अब हम लोग एलॉयज के बारे में बात करेंगे कि एलॉयज क्या होते हैं। तो एलॉयज आर दो सब्सटेंस मेड अप ऑफ मिक्सिंग 2 और मोर देन 2 मेटल्स और एलिमेंट्स। हमारे एलॉयज बेसिकली वो सब्सटेंस होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स और मेटल्स से मिलाकर बनते हैं। तो यहाँ पे एलॉयज का हम लोग क्यों जिक्र कर रहे हैं, बिकॉज हमारे जो भी एलॉयज होते हैं इनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। तो इनका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, हम लोग इनका यूज़ इलेक्ट्रिकल हीटिंग एप्लियंसेस की तरीके से करते हैं। क्यों करते हैं, तो हम लोग इनका यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी हम लोग इनको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि हमारे जितने भी एलॉयज होते हैं उन पे क्या होता है टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो जब इन पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता है तो जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिक आयरन हो गई, हमारी प्रेस हो गई, या जितने भी हमारे हीटिंग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, उनके लिए क्या होता है वेरी यूजफुल होता है क्योंकि कोई भी चीज़ यहाँ पे बर्न नहीं होती है ईजिली। तो एलॉयज डज नॉट बर्न ईजिली इवन एट हाई टेम्परेचर। हमारे जितने भी एलॉयज होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे भी बर्न नहीं करते हैं। एंड एलॉयज हैव हाई रेजिस्टिविटी सो दैट दे रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए alloys have high resistivity so that they resist the flow of electric current in a conductor। और हमारे जितने भी alloys होते हैं उनकी जो है रेजिस्टिविटी क्या होती है बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या करते हैं वो हमारे इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को क्या करते हैं अपोज करते रहते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे अपने alloys का एग्जांपल है कॉन्स्टेंटन, दैट इज़ जो कि हमारा कॉपर और निकल से मिलके बना हुआ होता है। अगर हम लोग निक्रोम वायर की बात करें तो बेसिकली हमारा जो निक्रोम होता है वो निकल, क्रोमियम, आयरन और मैंगनीज से मिलके बना हुआ होता है। अब हम लोग यहाँ पे अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे जो जितने भी मटेरियल्स होते हैं
उनकी रेजिस्टिविटी पे जब हम लोग उनके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर हम लोग जो है कंडक्टर के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। अगर हम लोग इंसुलेटर के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो वहाँ पे उसकी रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है। अगर हम लोग एलओएस की बात करें तो हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे थे तो क्या हो रहा था, रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज़ हो रही थी। बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारी रेजिस्टिविटी जो होती है डिक्रीज़ करती है, क्योंकि जो हमारा फ्लो ऑफ चार्जेस है वो बढ़ जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ये एक एक मार्क्स में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टर के केस में क्या होता है, रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है। तो इस तरीके से आप इन चारों पॉइंट्स को अपने माइंड में ढाके रखिए। हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा सेमीकंडक्टर्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो मटेरियल्स हैविंग रेजिस्टिविटी बिटवीन दोज ऑफ इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स कॉल्ड सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में होती है, या हम लोग ये कह सकते हैं सेमीकंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस इन विच द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन बिटवीन ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारा फ्लो करे वो कंडक्टर से कम फ्लो करे और इंसुलेटर से ज़्यादा फ्लो करे। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि हमारा सुपर कंडक्टर्स है। तो सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, मटेरियल विच लोज रेजिस्टिविटी एट लो टेम्परेचर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। तो ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे मटेरियल्स जो अपनी रेजिस्टिविटी को क्या करते हैं, खो देते हैं जब उनको हम लोग लो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, या हम लोग ये कह सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जो ज़ीरो रेजिस्टेंस वैल्यू रखते हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, सुपर कंडक्टर्स बोल देते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो बेसिकली वी हैव टू वेज फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब हम लोग अपने रेजिस्टेंस को दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन कब होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग तब करते हैं जब हम लोगों को रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करनी होती है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग कब करते हैं, जब हम लोगों को रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करनी होती है। तो सबसे पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज द कंबाइंड नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मीन्स जितने भी हमारे इस सर्किट में रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस मीन्स जो हमारी ये बैटरी है इसके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के बराबर होंगे। तो अगर हम लोग टू रेजिस्टर्स की बात करें तो हम लोगों के पास R इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बेसिकली जो है R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन टू Rn ये कैसे आया इसकी प्रूफिंग के बारे में बात करेंगे। अगर हम लोग इसका प्रूफ देखें तो हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले ये समझना होगा कि हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो करंट है वो सेम रहता है, मीन्स हमारा करंट की वैल्यू में कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या होता है, हमारा वोल्टेज जो है बेसिकली डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ से हमारा V1 इसके अक्रॉस V2 हो जाएगा, इसके अक्रॉस V3 हो जाएगा, और यहाँ इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा, Vn हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जब भी हम लोग सीरीज सर्किट को लेते हैं वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने वोल्टेज को डिवाइड करते हैं। दैट इज़ यहाँ पे V इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सो ऑन टू Vn, हमारा ये एन Vn तक जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस सर्किट में इंडिविजुअल सर्किट के लिए ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे। मीन्स यहाँ पे हमारे पास V1 क्या आ जाएगा, IR1, हमारा V2 क्या आ जाएगा, IR2, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों के पास करंट तो सेम ही रहेगा पूरी ब्रांच में, बट यहाँ से हम लोगों का क्या होगा, हमारा वोल्टेज चेंज होगा और रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी। तो यहाँ से V इक्वल्स टू हम लोगों के पास क्या आएगा, IR आएगा, और V1 इक्वल्स टू IR1, V2 इक्वल्स टू IR2, V3 इसी तरीके से IR3 हो जाएगा, IRN, Vn इक्वल्स टू IRN। तो यहाँ से हम लोग जो है इस इक्वेशन में वैल्यू पुटअप कर देंगे, दैट इज़ V इक्वल्स टू IR इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 सो ऑन टू IRN। तो यहाँ से अगर हम लोग I कॉमन ले लें तो I हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, दैट इज़ हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन टू RN। अगर हम लोग यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस के लिए बात करें तो बेसिकली हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे हम लोगों की बैटरी है तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है तो क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तरीके से हम लोगों ने
सीरीज कॉम्बिनेशन का प्रूफ देख लिया कि R इक्वल्स टू यहाँ पे हमारा क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन टू Rn। अब हम लोग बेसिकली पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल द कंबाइंड रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मींस पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि हमारा जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होगा मींस दैट इज 1/r, ये किसके बराबर होगा, ये उसके रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा। मींस हमारा 1/r जो होगा वो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस सो ऑन टू 1/rn के बराबर होगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग 2 रेजिस्टर्स के लिए क्या करेंगे, बेसिकली इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि हमारे न्यूमेरिकल्स में 2 रेजिस्टर्स के लिए हम लोगों को डायरेक्ट फार्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये 1/r इक्वल्स टू r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाई r1 इंटू r2 हो जाएगा। अगर हम लोग इसको के टर्म्स में लिखेंगे तो बेसिकली हम लोगों के पास रेजिस्टेंस कितना होगा, r1 इंटू r2 डिवाइडेड बाई r1 प्लस r2। तो ये फार्मूला आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से लर्न होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल्स में बेसिकली 2 ब्रांचेस होती हैं। तो 2 ब्रांचेस के लिए आप लोगों को ये फार्मूला अच्छे से आना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्रूफ देखेंगे कि हम लोगों को 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 सो ऑन टू 1/rn कैसे इक्वेशन मिली। तो यहाँ से मैं आपको बता दूँ कि अगर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारा वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे हमारा वोल्टेज कांस्टेंट रहता है और करंट की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हमारा R1 ब्रांच में I1 करंट फ्लो हो रहा होगा, R2 ब्रांच में I2 करंट फ्लो हो रहा होगा, R3 ब्रांच में I3 करंट फ्लो हो रहा होगा और Rn ब्रांच में हमारे पास In करंट फ्लो हो रहा होगा। तो यहाँ से हमारा I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 सो ऑन टू हमारे In के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग ओम्स लॉ का यूज़ करके क्या करेंगे, हम लोगों को पता है V इक्वल्स टू हमारा IR होता है और I इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई R। तो यहाँ पे वोल्टेज तो हमारा कांस्टेंट होगा। अगर हम लोग इस ब्रांच के लिए देखें तो हम लोगों के पास I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V/R1। R2 के लिए क्या आ जाएगी, I2 इक्वल्स टू V/R2। इसी तरीके से In के लिए क्या आ जाएगी, V/Rn। तो हम लोगों के यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे। तो जब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे देन व्हाट वी गेट V डिवाइडेड बाई R इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई R1 प्लस V डिवाइडेड बाई R2 प्लस V डिवाइडेड बाई R3 प्लस सो ऑन टू V डिवाइडेड बाई Rn। सो व्हाट वी गेट, हम लोग यहाँ से V कॉमन ले लेंगे तो हमारा V कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से V मैंने कैंसिल आउट कर दिया तो हम लोगों के पास रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस सो ऑन टू 1/rn। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को देख लिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द अनदर रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। अब हमारे पास क्या है, हम लोगों को 2 रेजिस्टेंस दिए गए हैं। दैट इज हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो 6 ओम का है और दूसरा हमारा 4 ओम का है। ये कैसे कनेक्टेड है, ये बेसिकली सीरीज में कनेक्टेड है और इनको वोल्टेज कितना अप्लाई किया जा रहा है, इनको 20 वोल्ट वोल्टेज मिल रहा है। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को करंट बताना है सर्किट में। उसके बाद जो है हम लोगों को 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम लोगों का जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोगों को क्या दिया गया है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग R रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। दैट इज R इक्वल्स टू हमारा R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो हमारा R कितना हो जाएगा, 6 प्लस 4, R इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ से इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि हमारी 10 ओम है। तो इस तरीके से हम लोगों का सर्किट क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा फर्स्ट पार्ट के लिए। तो ये 10 ओम है और यहाँ हम लोगों के पास वोल्टेज कितना है, 20 वोल्ट है। तो अब लोग क्या करें, हम लोग ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे, बाय ओम्स लॉ। तो हम लोगों के पास ओम्स लॉ से क्या आ जाएगा, V इक्वल्स टू IR। तो हम लोगों के पास यहाँ पे वोल्टेज दिया गया है दैट इज़ 20 वोल्ट और करंट हम लोगों को फाइंड करना है और रेजिस्टेंस हम लोगों के पास 10 दिया गया है। तो 10 2 जा 20, तो हम लोगों के पास I कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा। अब हम लोगों का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट ये बोल रहा है कि हम लोगों को 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो हम लोगों ने अभी जब सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करी थी तो क्या देखा था कि हमारा सीरीज में जो है करंट डिवाइड नहीं होता है। तो इस पूरे सर्किट से कितना करंट फ्लो करेगा, 2 एम्पियर फ्लो करेगा। तो यहाँ से हम लोगों के पास रेजिस्टेंस 6 ओम है और करंट 2 एम्पियर है। तो अगर हम लोग पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी हमारा क्या होगा, बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे रेजिस्टेंस 6 ओम दिया गया है
और हम लोगों के पास करंट हम लोगों को पता है 2 एम्पेयर है। तो अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस V फाइंड करेंगे तो V इक्वल टू IR होता है। तो हमारे पास V की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 × 6 दैट इज़ V इक्वल्स टू 12 वोल्ट्स। हम लोगों के पास हमारा 6 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 12 वोल्ट मिलेगा। तो हम लोगों को 4 ओम के अक्रॉस कितना मिलेगा 8 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि हमारी बैटरी जो है बेसिकली वो 20 वोल्ट के वोल्टेज को सप्लाई कर रही है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन 2 रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है जब हमारे 3 ओम और 6 ओम जो है पैरेलल में कनेक्टेड हो। तो हम लोग एक सर्किट डायग्राम सबसे पहले बनाएंगे। हम लोग जब भी जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज़ की न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ पे सर्किट डायग्राम जरूर बनाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पे सर्किट डायग्राम नहीं बनाएंगे तो एग्जामिनर क्या करेगा, हम लोगों के नंबर्स काट लेगा। तो यहाँ पे हम लोगों के पास R1 क्या है, हम लोगों को 3 ओम दे रखा गया है और R2 हम लोगों को कितना दे रखा गया है 6 ओम दे रखा गया है। तो क्योंकि ये 2 रजिस्टर्स के लिए है बेसिकली, तो मैंने अभी आप लोगों को 2 रजिस्टर्स के लिए फॉर्मूला बताया था 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ से हम लोगों के पास R कितना आ जाएगा R1 × R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस ऑफ R2। तो हमारे पास R कितना है, R1 कितना है 3 × 6 डिवाइडेड बाई 3 + 6, तो 18 डिवाइडेड बाई 9 दैट इज़ हम लोगों के पास रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, हम लोगों के पास 2 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब हम लोग अपने लास्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि अगर एक भी रजिस्टर जो है ख़राब हो जाता है तो हमारा सर्किट क्या हो जाता है, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, मींस उसमें करंट फ्लो नहीं होता। अगर हमारा सपोज़ करिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट है और यहाँ पे सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, अगर हमारा ये रजिस्टर ख़राब हो जाएगा तो फिर इन दोनों रजिस्टर्स पे करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट की बात करें तो डिफरेंट एप्लियंसेस रिक्वायर्ड डिफरेंट करंट। जो भी हमारे डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं उनको डिफरेंट करंट की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में देखते हैं कि हमारा जो करंट है उसकी वैल्यू क्या रहती है, थ्रू आउट द सर्किट कांस्टेंट रहती है। मींस हमारे हर एक एप्लियंसेस पे करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्योंकि क्या है, जो इसका एक मेजर ड्रॉबैक है, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस को डिफरेंट करंट की रिक्वायरमेंट होती है। टोटल रेजिस्टेंस इज लेस एज कम्पेयर टू द सीरीज रेजिस्टेंस। अगर हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट हमेशा कम रहता है। अगर हम लोगों को ज़्यादा करंट चाहिए तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में वायरिंग करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना सेकेंड लेक्चर कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।